हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। आज का नया टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? तो हमारा टॉपिक तो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है जी। तो बिल्कुल शुरू से बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम को समझे तो सबसे पहला जो हमारे पास सबसे बेसिक जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट आता है। नेचुरल नंबर के सेट में हम क्या करते हैं, वन से स्टार्ट करके एक एक के साथ डिफरेंस लें तो वो जो सेट बनता है वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। अब नेचुरल नंबर्स के बाद जब नया सेट बनेगा तो उसकी जो इन्वेंशन है वो कहां से हुई? तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट था, तो हमने क्या किया, अगर हमें x प्लस वन इज इक्वल टू वन, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू, इस तरह की इक्वेशंस को अगर मान लो सोल्व करना रहे तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जो कि हमारा जो बेसिक सेट था वो नेचुरल नंबर था। उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं x इज इक्वल टू जीरो चाहिए, इसका जो सोल्यूशन है वो जीरो है, वो इसमें नहीं था। तो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हमने एक नया सेट ऐड कर लिया जो क्या था, जीरो वन टू थ्री, इस तरह से। तो यहां से हमारे पास एक नया सेट इन्वेंट हो गया, होल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर से होल नंबर्स पे कैसे पहुंचे, इस तरह की इक्वेशंस को जब सोल्व कर रहे थे तो हमें इन इक्वेशन के सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी। इसके बाद अगर हम x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, अगर आप यहां से नोट आउट करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। यहां से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। अगर मैं x प्लस थ्री प्लस फाइव कर दूं, माइनस फाइव कर दूं, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एट हो जाएगी। मीन्स ये जो नंबर थे नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स थे, यहां पे इन इक्वेशंस को जब सोल्व किया गया तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये माइनस के साथ आ रहे हैं। जो हमारा बेसिक सेट क्या था, प्रीवियस बेसिक सेट होल नंबर्स था, उसमें नहीं थे, तो हमने इसके अंदर भी एड अप कर दिया। सेट ऑफ इंटीजर्स हमने नाम दिया, जिसमें हमने जीरो वन टू ये तो रखे ही रखे, इसी के साथ साथ नेगेटिव में भी नंबर रखने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो ये सारा काम जो हम कर रहे हैं, ये हम जैसे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ रही है जो बेसिक सेट में नहीं है, उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एक नया सेट ऐड कर रहे हैं। वैसे ही इसके बाद रेशनल नंबर्स का सेट था। तो रेशनल नंबर का सेट कैसे डिफाइन होता है, p बाई क्यू, एंड p और q जो होते हैं वो यहाँ क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एक बात और ऐड कर सकते हो यहाँ कि p और q का जो जीसीडी है वो भी वन होना चाहिए, ताकि सेट की बात कर रहे हो तो उसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि अगर मैं फोर बाई टू, एट बाई फोर, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, और ये इक्विवेलेंट किसके हैं, टू के। तो इन नंबर्स को आप बार बार नहीं लिखोगे, एक में लिखोगे, इसलिए हम बोल देते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसमें p और q मीन्स ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए वन के अलावा। तो वहां से ये सारे नंबर क्या आ जाएंगे, फिर सेट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ क्या जरूरत पड़ी, जैसे इसी में अगर मैं टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, माइनस थ्री बाई टू। अगर मैं टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन कर दूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव उधर जाएगा, सिक्स हो जाएगा, थ्री आएगी। और मैं अगर टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू टू कर देता तो टू एक्स इज इक्वल टू सेवन, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सेवन बाई टू। मीन्स अगर ऐसी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ गया तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज मीन्स p बाई क्यू फॉर्म में नंबर्स मिलने लग गए थे। तो हमने क्या किया, फिर इन्वेंट कर दिया कि p बाई क्यू फॉर्म का एक सेट होना चाहिए और साथ में यहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, नए सेट्स को इन्वेंट कर रहे हैं। इसके बाद जो रेशनल नहीं है उनको हम इरेशनल बोल देते हैं, और रियल नंबर के अंदर क्या हो जाता है, q और q कॉम्प्लीमेंट, मीन्स रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों ही हम ले लेते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये इन्वेंट हो गए सारे सेट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स।
और साथ साथ में आप देख भी पा रहे हो जैसे इसमें जीरो एडअप हो गया, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो गए। तो हमें जैसे जैसे आगे बढ़ने कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ऐड हो रही है, कुछ प्रॉपर्टीज चली जा रही हैं। जैसे मान लो इसके अंदर खास बात क्या है, इसमें ऐसी सेट में एक ताकत है कि अगर तुम x इसमें से लो और उसमें एक y एलिमेंट डाल के x बना सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे जीरो आइडेंटिटी एज ए पॉजिटिव की बात करूं, प्लस की बात करूं, तो x में क्या ऐड करें कि x ही आ जाए। तो हमें पता है एडिशन को उधर लेके जाओगे तो x कट गया, y की वैल्यू जीरो आएगी। जीरो यहां तो है बट वो यहां नहीं है, मीन्स एक नई प्रॉपर्टी ऐड होगी। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो यहां इसने कुछ प्रॉपर्टी खो भी दी। जैसे ये और ये दोनों सेट थे, ये कम से कम क्या थे, बाउंडेड बिलो तो थे, बट अगर यहां आऊं तो ये बाउंडेड अबो भी नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे इन्वेंशन करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें कुछ प्रॉपर्टीज एडअप हो रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लेस हो रही हैं, घटती जा रही हैं। ठीक है जी। अब बात आती है कि जब रियल नंबर्स की बात होगी तो अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ना है। तो अगर हमें मान लो एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस वन, यानी कि हमें इक्वेशंस को सोल्व करते टाइम अगर सॉल्यूशन जो निकल रहा है उसको निकालने में इन सेट से काम चलता जा रहा है, जो हमारे बेसिक सेट्स थे। अब हमारा बेसिक सेट क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स का सेट, यानी कि रियल नंबर से काम चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहीं पे अगर मैं एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको बोलूं तो आप कहोगे एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस वन। मीन्स अगर मैं कहूं कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो रियल नंबर में मिल जाए, तो रियल नंबर में मिल जाए, हमें पता है कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर x आप r में से लो और उसका जो स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, इसको नोट आउट कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहां देखो अगर इसका सॉल्यूशन रियल नंबर के अंदर मिला, x कोई भी रियल नंबर के अंदर हुआ तो x स्क्वायर क्या आना चाहिए, माइनस वन। अब x स्क्वायर जो है वो तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहां से आप कहोगे विच इंप्लाइज दैट इसका जो सॉल्यूशन x है वो r में तो नहीं मिलने वाला, r में तो नहीं आने वाला। मींस r जो हमारा बेसिक सेट था पीछे प्रीवियस ईयर नेचुरल से होल नंबर पर रियल पर पहुंच गए, तो जो बेसिक सेट है वो रियल नंबर बन चुका है। लेकिन ऐसी इक्वेशंस भी मिल गई जिसका सॉल्यूशन यहां नहीं मिल रहा, यानी कि बेसिक सेटअप हमें और बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां से इन्वेंट हुआ x की वैल्यू, अगर मैं दोनों साइड x है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस वन, प्लस माइनस लग जाएगा। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो अंडर रूट जो है वो इसके ऊपर लगेगा। अब बात आती है कि जो यहां से अंडर रूट माइनस वन में आया इसको नाम दिया गया आयोटा, और ये पढ़ा कौन सा मैथमेटिशियन ने, आइलर्स ने। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो वो रियल में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि x एक ऐसा नंबर होगा जो अंडर रूट माइनस वन होगा। अब हमें रियल नंबर में ये चीजें हम नहीं पढ़ते, ठीक है। माइनस वन का अंडर रूट आ जाए, नेगेटिव पावर सॉरी नेगेटिव नंबर की 1/2 स्क्वायर रूट क्यूब रूट हम वहां नहीं हैंडल करते, तो इसको नाम दिया गया आयोटा। आयोटा, तो यहां से स्टार्टिंग होती है हमारी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है जी। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे काम इन्वेंट होता गया। तो अब आयोटा डिफाइन हो गया अंडर रूट माइनस वन। अब यहां से हमारे पास बेसिक सेट था रियल और हम पहुंच गए कॉम्प्लेक्स में से। तो अब हमें देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो दिखते कैसे। तो आयोटा के इन्वेंट होते ही हमने बोला कि जेड जो है वो डिफाइन किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी टाइप का। मींस ए और बी जो है वो है यहाँ क्या, रियल नंबर। ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर। मींस जो हमारा बेसिक सेट पे पीछे क्या था, आर था, उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हमने वन और आयोटा को। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ वन है और यहाँ आयोटा है, तो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, वन और आयोटा को। यानी कि ऐसा नंबर जो वन और आयोटा से जनरेट हो रहा हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। नोटेशन आपकी रहेगी इस तरह से, उसमें क्या होंगे, एलिमेंट दिखते हैं आपको x प्लस आयोटा y टाइप के, सच दैट x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स। ये ध्यान रखना। तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। तो दिखने में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y टाइप का होगा, जिसमें जो विदाउट आयोटा वाली टर्म है
उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। और जो एयोटा के साथ लगा हुआ है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को इस तरह से नोटेट किया जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसको हम इस तरह से नोटेट करेंगे। ये नोटेशंस भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो कहां से आया, कैसे बना, और यहाँ पे जो ए बी या एक्स वाई जो भी मैं ले रहा हूं वो है क्या। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई रियल में से ही आना चाहिए, रियल के अलावा कुछ भी लिखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आता है, फिर इंटीजर आता है, फिर रेशनल, इरेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। तो जब नए की बात हो रही है तो पीछे वाले का हम यूज कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पीछे कौन था, रियल, तो यहाँ पे एक्स वाई का रियल में से यूज कर रहे हैं हम। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो किस तरह हमारे पास निकल के आए। ठीक है जी, इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और हैं, जैसे प्योरली रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या होगा, अब हमें पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो x प्लस अयोटा वाई टाइप का दिखता है। जो x है विदाउट अयोटा वो रियल पार्ट, और ये अयोटा वाई जो अयोटा के साथ लगा हुआ वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो प्योरली रियल क्या होगा, जिसमें आपका y क्या हो जाए, जीरो। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें अयोटा के साथ हमेशा ही y क्या है वो जीरो हो जाए, तो ऐसे जो नंबर्स होंगे वो z इज इक्वल टू एक्स में ही बचने लगेगा। और x क्या है, रियल में से। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स, कि कोई भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है। क्यों? हमें पता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो a प्लस अयोटा बी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। अगर मैं रियल की बात करूं तो a प्लस जीरो अयोटा लिख दूंगा। तो यहां पे a को मैं क्या लिख सकता हूं, ए को ए प्लस जीरो इंटू अयोटा, यानी अयोटा के साथ हमेशा जो टर्म है वो रियल में से लेनी थी, उसको मैं जीरो फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे ये ए के बराबर ही आएगा। और ये जो ए लिया था मैंने वो आर में से लिया था, और उसी ए को इस फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ए आपका कॉम्प्लेक्स में भी हो गया, तो आर जो है वो आपका सबसेट बन गया कॉम्प्लेक्स का। ये भी ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पीछे जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बैठे होते हैं। बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। ठीक है जी, फिर आता है कंसेप्ट प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, कि प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, तो उसमें अगर z जो है वो x प्लस अयोटा वाई है, x हमेशा जीरो हो जाए इफ x इज इक्वल टू जीरो। यानी जो रियल पार्ट है, अगर रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाए, जीरो। वैसे यहां हमने y जीरो मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए ऑलवेज। ठीक है जी, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो बचा हुआ है वो रियल है, प्योरली रियल। अगर आपका सॉरी, इमेजिनरी पार्ट जीरो, प्योरली रियल। और अगर आपका रियल पार्ट जीरो हो जाए हमेशा ही, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी कैसा दिखेगा, अयोटा वाई, वाई बिलोंग्स टू आर। ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा प्योरली रियल एंड प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करते हैं। इसके बाद जिस तरह से मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, बेसिक सेट्स हमारे बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें कुछ एडअप भी होता है सेट के अंदर, और कुछ हमें लॉस भी होता है। तो हम रियल से जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चले गए तो हमें क्या नुकसान हुआ, कंपैरिजन का। ये भी देख सकते हो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन। हमें पता है रियल के अंदर हम बता सकते हैं फॉर एनी टू रियल नंबर, फॉर एनी टू रियल नंबर्स,
A and B, there are three possibilities. There are three possibilities. वो पॉसिबिलिटीज कौन सी है? अब हमें पता है दो रियल नंबर लोगे तो क्या हो सकता है, या तो ए बी से बड़ा हो जाए, या फिर आपका बी ए से बड़ा हो जाए, या फिर आपका ए और बी दोनों बराबर हो जाए। इनमें से एक ही आएगा, कुछ ही हो सकता है। ठीक है जी। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करें, जैसे मान लो मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं Z1 को मान रहा हूं 3+4 आयोटा, और Z2 है उसको मैं मान रहा हूं 4+3 आयोटा, ऐसे। तो अब आपको यहां बोला जाए कंपेयर करो कि जो Z1 है Z2 है, इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ध्यान रखना, हम यहां कंपैरिजन नहीं कर सकते। मींस जो नया सेट हमने इन्वेंट किया है इक्वेशंस की सॉल्यूशंस के लिए, उसमें कंपैरिजन आप कर ही नहीं पा रहे दो नंबर्स की। कंपैरिजन के लिए आगे चल के हम कुछ मेथड्स बना लेते हैं, बट डायरेक्टली आप इन दो नंबर्स के बारे में नहीं बता सकते कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है, कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं बता सकते कि Z1 Z2 से बड़ा है बराबर है। हाँ, एक कंसेप्ट आता है इक्वेलिटी का, ये बड़ा जरूरी है, इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेलिटी देखनी है तो तुम क्या कहोगे, 2Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बोथ आर इक्वल कब, इफ एंड ओनली इफ। अब देखो, Z1 को लिया x1 प्लस अयोटा y1, Z2 को लिया x2 प्लस अयोटा y2, कोई दूसरा नंबर मान लेता हूं। अब ये नॉन जीरो है, जीरो वो अलग बात है। अब हमें चेक करना है कि Z1 और Z2 बराबर कब हो सकते हैं। तो बराबर कब होंगे, if and only if real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। ये if and only if केस है। अगर ये है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल है एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो नंबर बराबर, और दो नंबर्स को बराबर कब बोलोगे, जब ऐसा हो रहा होगा। तो इक्वलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो नंबर्स को हम इक्वल कब बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी चल रही हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि मान लो जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर्स का है या रियल नंबर्स का ही है, तो वहां पे हमने कुछ ऑपरेशंस देखे थे, अल्जेब्रिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा देखा था कि हम जोड़ सकते हैं कोई दो नंबर्स को, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ आता है कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं तो उनके अंदर जो अलजेब्रा है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, तो वो सारा काम हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या होगा। तो आपको दो नंबर जब दिए जाएं Z1 प्लस Z2, तो इसमें क्या होता है कि जैसे Z1 है, Z1 को आप मान लो x1 प्लस अयोटा y1, x2 प्लस अयोटा y2। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, तो सेम जो एडिटिव में काम करते होते हैं कि x1 और x2 को जोड़ दो, प्लस अयोटा अगर कॉमन ले लो तो y1 प्लस y2 आ जाएगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में जो Z1 प्लस Z2 किया है, तो आपने यहां कुछ नहीं किया, रियल पार्ट ऑफ Z1 को रियल पार्ट ऑफ Z2 में ऐड कर दिया, और प्लस अयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के अंदर ऐड कर दिया। तो एडिशन जो वो सिंपल हो गया। सेम अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता, Z1 माइनस Z2, तो इसमें क्या हो जाता, रियल पार्ट जो है आपका Z1 का उसमें से रियल पार्ट Z2 सब्ट्रैक्ट कर देता, प्लस अयोटा यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है उसमें से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 सब्ट्रैक्ट कर देता। ठीक है जी। इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। सेम इसमें मैंने कुछ नहीं किया कि दो ये रियल नंबर्स हैं तो इनको तो आपस में यहां जोड़ दिया। अब अयोटा था तो अयोटा कॉमन लेने के बाद y1 प्लस y2, जब y1 और y2 दोनों क्या थे, रियल नंबर थे, तो ये भी रियल नंबर आएगा। तो जुड़ते कैसे हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर
जोड़ दिया जाता है और सब्ट्रैक्ट करने का मेथड भी आपका सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे 3 प्लस अयोटा Z1 मान लूं और Z2 आपको दे दिया जाए 5 माइनस 4 अयोटा और Z3 आपको दे दिया जाए 5 एंड Z4 आपको दिया जाए 6 अयोटा। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि Z1 प्लस Z3 बताओ, तो आपने क्या करना है, Z1 और Z3 है तो इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट में जोड़ोगे। अब इसका रियल पार्ट तो 3 है विदाउट अयोटा, इसका रियल पार्ट 5 है तो ये कितना आ जाएगा 8। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 1 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। अगर अयोटा वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसके साथ 0 लगा हुआ है, वो कितना आ जाएगा अयोटा ही आ जाएगा। इसी तरह से मैं आपको कहूं Z1 Z2 माइनस Z3 करो, तो Z2 में से Z3 स्प्लिट करना है तो Z2 का रियल पार्ट है उसमें से Z3 का रियल पार्ट करोगे तो 5 माइनस 5 0 आएगा। फिर इसका रियल इमेजिनरी पार्ट में से इसका इमेजिनरी पार्ट स्प्लिट करोगे आएगा अयोटा के साथ टर्म आएगी। तो यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -4, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो -4 अयोटा, तो इसका आंसर क्या आ गया -4 अयोटा। इस तरह से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कैसे वैलिड होते हैं। ठीक है जी, ये आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का था। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन का, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन तो वही काम, Z1 आपको नंबर दिया जाए x1 प्लस अयोटा y1, Z2 जो है उसको नाम दिया जाए x2 प्लस अयोटा y2, जहां आपके x1 y1 कहां से है R में से, यहाँ x2 और y2 कहां से है R में से, ये यहाँ जरूरी है। दो नंबर्स आ गए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब हमें करनी है मल्टीप्लाई, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो Z1 की वैल्यू पुट करोगे तो x प्लस अयोटा y1 इंटू एक्स प्लस अयोटा y2। अब यहां पे जो हमें रियल नंबर के अंदर काम करते हैं कि रियल नंबर के अंदर ऐसा आए तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन। तो यहां पे आप क्या करोगे, x को पहले, इस x1 को पहले रियल पार्ट में x1 x2 फिर ये x1 इसके साथ जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो कि पहले x1 जो है वो x2 प्लस अयोटा y2 के साथ जाएगा, फिर ये जो प्लस अयोटा y है ये आपका x2 प्लस अयोटा y2 के साथ जाएगा। अब यहाँ ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर एडिशन, तो x1 x2 अयोटा x1 y2, यहाँ प्लस अयोटा y1 x2, यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक बीच में कंसेप्ट रह गया था आपका, जब हमने अयोटा की इन्वेंट किया था तो अयोटा क्या होता है -1 की पावर, जो -1 की पावर अंडर रूट मतलब हाफ है, -1 की पावर हाफ को हम क्या बोलते हैं अयोटा बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे कंसेप्ट अगर आप पढ़ लो पावर ऑफ अयोटा का, पावर ऑफ अयोटा, और वो भी कौन सी, अयोटा की पावर n को हम यहाँ नेचुरल नंबर से लेंगे, फ्रैक्शन पावर की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अयोटा की पावर n है। तो अगर मैं अयोटा की बात करूं तो वो सिंपल अयोटा ही है -1, अयोटा स्क्वायर जो होगा उसका मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ, तो ये क्या आ जाता है यहाँ से -1 आ जाता है, ये क्या आ जाता है -1। -1 अयोटा क्यूब की बात करूं तो अयोटा क्यूब का मतलब अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, वो कितना आ जाता है माइनस अयोटा। अगर अयोटा 4 की बात करूं तो अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर, ये -1 इंटू -1 कितना आ जाता है 1। इसके बाद अयोटा की पावर 5 करोगे तो वो क्या आएगा अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा, तो वापिस अयोटा आना शुरू हो जाता है जो यहाँ आ गया। मीन्स 4 के बाद आपका वापिस से वही स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि अयोटा की पावर 4 जो है वो हमेशा 1 देगा। तो अगर आपने अयोटा की पावर n पता लगाना हो तो आप क्या करो, n को 4 से डिवाइड करके उसका फैक्टराइजेशन फॉर्म लिख दो कि n को 4q प्लस r लिखा जाएगा। समझ में आया, जब भी हम किसी नेचुरल नंबर को
किसी 4 या 5 जिस नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी फॉर्म ये होती है, जहां पे r जो है वो क्या होता है, रिमाइंडर है जब हम n को 4 से डिवाइड करते हैं। तो अयोटा की पावर n की जगह आपका क्या आ जाएगा 4q प्लस r। तो यहां से अयोटा की पावर 4q को अलग कर लूं, अयोटा की पावर r को अलग हो जाएगा। अब ये जो है अयोटा की पावर 4 उसकी पावर q अयोटा की पावर r, ये तो 1 है तो 1 की पावर तो q 1 ही हो जाएगा और ये आ जाएगा अयोटा की पावर r। यानी कभी भी अयोटा की पावर n निकालनी हो तो आप उसको 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आता है उसकी पावर ही निकालो जस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब 4 की बात हो रही है, हमें पता है जब किसी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वहां रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटीज है, जैसे अगर मैं n को 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका जो रिमाइंडर होगा उसकी पॉसिबिलिटी जो है 0 आ सकती है। क्यों 0 कब आएगी, जब आपका जो n है वो 4 का मल्टीपल हो जाए। रिमाइंडर 1 आ सकता है जब n क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 टाइप का, और रिमाइंडर 2 आ सकता है जब n आपका 4q प्लस 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर 3 आ सकता है जब आपका नंबर n 4q प्लस 3 हो जाए। इससे बड़ा नहीं आ सकता, इसका रिमाइंडर 4 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 4 अगर रिमाइंडर है तो वो एक जो टुकड़ा यहाँ मैंने 4 से बड़ा लगाया था 4q प्लस r, वो तो इसी में एडअप हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। तो r जो है वो रिमाइंडर जो है यहाँ हमेशा क्या होता है जिससे डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 4 से छोटा ही आएगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज है 0 1 2 3। मींस कभी भी किसी नंबर की नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकालते हो तो वहां पे अयोटा की पावर n के पास 3 ही पॉसिबिलिटी रहती है, अयोटा की पावर 0 यानी रिमाइंडर क्या आ गया 0, अयोटा की पावर 1, अयोटा की पावर 2 और अयोटा की पावर 3। ये आपका 1, ये अयोटा, ये माइनस अयोटा सॉरी -1 एंड ये माइनस अयोटा। तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी हमेशा आपने याद रखनी है कि पावर ऑफ अयोटा को कैसे हम देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना हमेशा ही, जब भी आपको किसी पावर अयोटा की पावर निकालनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे 4 से डिवाइड करने के बाद। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, ये कहाँ यूज होगा। तो अयोटा की पावर्स को आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे तो कभी भी देखोगे अयोटा की पावर कुछ भी है नो, उसकी पॉसिबिलिटीज 1 अयोटा -1 और माइनस अयोटा में से ही आने वाली है। तो अब यहां जो था जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहां से अयोटा y1 x2, अब ये अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आएगा, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है जी, और y1 y2 आ जाएगा। अब अगर आप रियल को अलग से रियल कर लो तो x1 x2 वो अलग पड़ा, y1 y2 को अलग कर दो, अयोटा कॉमन ले लूं तो x1 y2 प्लस y1 x2, इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। तो यहां से आप एक्चुअल में इसको चेक करोगे, अगर आपने शॉर्टकट से देखना है तो जब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो x1 को x2 के साथ किया, माइनस y1 और y2 कर दिया, यहां सब्ट्रैक्शन आ रहा है। लेकिन जब अलग अलग कर रहे हो, अलग अलग रियल को इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी को रियल के साथ, तो प्लस आ रहा है। देखो x1 ये रियल पार्ट है, इसको इमेजिनरी के साथ करो, x1 y2 ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसको रियल के साथ करो तो y1 x2, तो ये हमेशा प्लस में आता है, आप यहां से याद रख सकते हो। जैसे 3 प्लस अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो वही बात आप क्या करो, जब रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करोगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो पहले मैंने रियल को रियल से किया 12 आया, फिर मैंने इमेजिनरी को इमेजिनरी से किया, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई -3, तो माइनस के साथ आएगा तो वो क्या आएगा -3, ये हो गया। अयोटा के साथ क्या आएगा, ये चीजें प्लस में आएंगी, यानी कि 3 को इसके साथ करो रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ, ये 3 है ये -3 है, तो कितना हो गया माइनस का 9। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका इमेजिनरी इसके रियल के साथ जाएगा, इसका 1 है इसका 4 है तो प्लस आएगा 4, तो यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो ये कितना आ जाएगा 15, और ये माइनस का 5 अयोटा। तो यहां से इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट भी पहचानना आपको आना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हो। वो मैंने बता दिया कि अयोटा के साथ जो टर्म लगी हुई है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, जो विदाउट अयोटा है वो आपका रियल पार्ट होता है, और आपने साइन के साथ लेना है। जैसे यहाँ मैं 4 माइनस 3 अयोटा की बात कर रहा हूँ और आपको बोला जाए कि रियल पार्ट क्या है, तो क्या है 4 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ -3 है। ये यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती हो जाती है कि अयोटा के आगे जो लगा है बस वही कर देते हो, तो माइनस है या प्लस है वो उसी के साथ लेना है, क्योंकि
ए प्लस अयोटा बी है, ये बी प्लस में उठाया जाता है, कंपैरिजन में किया जाता है, ठीक है। या तो इसी फॉर्म में लिखोगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 4 प्लस -3 अयोटा। अब आप चेक कर सकते हो इसी फॉर्म में, ए की जगह 4 है, अयोटा के साथ जो लगा हुआ बी वो क्या है, -3 है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका था मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट। फिर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, कि दो नंबर को डिवाइड कैसे कर सकते हो। सबसे पहला कंसेप्ट तो वही है कि जैसे रियल में हम ट्रीट करते हैं कि अगर आपने एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करना है तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो वैसा ही कंसेप्ट आपका यहां भी है कि अगर आपको Z1 और Z2 आपको कॉम्प्लेक्स में से दिए हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले काम, अगर आप Z1 डिवाइड बाय Z2 डिफाइन करना चाहते हो तो यहां आप बताओगे कि Z2 है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जब Z2 नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, अब Z2 आपका क्या आएगा, x2 प्लस अयोटा y2। अब ये नॉन जीरो कब हो सकता है, या तो रियल पार्ट नॉन जीरो या आपका इमेजिनरी पार्ट जीरो, ठीक है जी। Z2 नॉन जीरो मींस आइदर x2 नॉट इक्वल टू जीरो और y2 नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों नॉन जीरो हो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज एक का नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों ही जीरो हो गए तो जीरो प्लस अयोटा जीरो आपका जीरो ही बन जाएगा। मींस जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता है। कैसा दिखता है वो, जीरो प्लस जीरो अयोटा। तो यहां से ये भी ध्यान रखना, तो Z2 है वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब ये आपको पढ़ा है कि या तो x2 नॉन जीरो या y2 नॉन जीरो। तो यहां से भी कंसेप्ट है, यहाँ प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल का भी कंसेप्ट आता है। तो अगर Z1 और Z2 है, ठीक है, तो यहां डिवाइड करते टाइम आपने ध्यान रखना Z2 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहां पे डिविजिबिलिटी के लिए एक कंसेप्ट आता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ये आपको रेशनलाइजेशन जैसा दिखेगा। जैसे हम इरेशनल के अंदर, अगर आप मान लो डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर आ जाता था तो उसको वहां से रिमूव करने के लिए हम एक मेथड करते थे, वो क्या था, रेशनलाइजेशन। मींस डिनोमिनेटर को रेशनल बनाते थे वहां। तो सिमिलरली यहां है कि जब आपका डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर इंटर कर जाता है तो उसको हम रियल बनाते हैं और उसको बुलाया क्या जाता है, रियलाइजेशन। तो उसको कैसे किया जाएगा, अब देखो x प्लस अयोटा y1 है और नीचे आपका x2 प्लस अयोटा y2 है। तो आपने क्या करना है, इसको सही से क्योंकि वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो तभी आपको सही से नजर आएगा, सही उसकी फॉर्म पता चलेगी जब आपको a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिख पाओ। तो तुम्हारे से क्वेश्चन में ये भी काम आएगा कि जब आपको Z1 बाई Z2 है, इसका रियल पार्ट पूछ ले या फिर इमेजिनरी पार्ट पूछ रहे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है जी। ये भी ध्यान रखना, इसमें भी यूज होगा। तो ये रियलाइजेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में होता है उसके आगे का साइन चेंज कर देना है, यहां से x2 माइनस अयोटा y2 और वही आपने नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको बोला जाता है रियलाइजेशन। तो यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जो बनेगा, अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना हमें आता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और माइनस के साथ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ये माइनस, ये y है, ये माइनस y है, तो माइनस y ये प्लस हो जाएगा, ये y1 y2। अगर अयोटा के साथ बात करूं, यहां अगर मैं अयोटा के साथ बात करूं तो x1 इसके साथ जाएगा तो आपका x1 y2 माइनस लगा होगा और ये आपका प्लस आएगा y1 x2 और डिवाइड बाय ये करोगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो क्या लिखोगे, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या है, y2 स्क्वेयर, जो किसके बराबर है, x2 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर, ठीक है जी। ये बन गया आपका रियल। ऊपर जो है वो अयोटा के साथ भी टर्म आ रहा है, ये टर्म भी आ रही है, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जस्ट क्या बन गया, प्योरली रियल। तो ऐसा सॉरी ऐसा प्रोसेस जिसमें डिनोमिनेटर में से अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करना हो तो उसको बोला जाता है रियलाइजेशन। करोगे कैसे, जो नीचे आपको नंबर लिखा होगा उसका आप अयोटा के आगे का साइन चेंज करोगे। ध्यान रखना, किसके आगे का साइन चेंज करोगे, अयोटा के आगे का साइन चेंज करोगे। ये कंसेप्ट आगे भी आएगा, वो मैं समझाऊंगा, बट कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कई बार क्या होता है 3 अयोटा प्लस 2 और अयोटा माइनस 2 लिख देते हैं, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये जो बीच में साइन होता है ना उसको चेंज कर देते हैं, वो ऐसे लिख देंगे
अयोटा प्लस टू, अयोटा प्लस टू, गलत है ये, ठीक है जी। यहाँ क्या एक्चुअल में हो रहा है, अयोटा के आगे का साइन चेंज किया जा रहा है, तो यहां आप करोगे माइनस अयोटा माइनस टू माइनस अयोटा माइनस टू, ये अयोटा के आगे का साइन चेंज है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का यूज डिविजिबिलिटी डिफाइन करने के लिए भी हो गया, ठीक है। और साथ के साथ इसका यूज जब आपको इस फॉर्म में दिया जाए कि इसका रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट बताओ, उनके लिए भी काफी ये आपको हेल्प करने वाला है टॉपिक, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के बाद डिविजिबिलिटी के बाद एडिटिव इनवर्स, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स में जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जोड़ते हैं, मींस दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो Z1 एंड Z2, तो यहां पे पहले एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बात कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा नंबर होता है Z1 कॉम्प्लेक्स में से सच दैट अगर आप किसी भी नंबर जनरल नंबर में इसको ऐड करते हो तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाले। एडिटिव की बात कर रहा हूं तो ऐड करना है, फॉर ऑल जेड, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट उसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर लो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसको निकाल भी सकते हो, तो Z1 यहां से आपको पता चल रहा है Z माइनस जेड क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये Z में से Z को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो ही आएगा, तो इसको आप जीरो प्लस अयोटा जीरो भी लिख सकते हो। तो यहाँ आप ध्यान रखना है जीरो जो है वो कॉम्प्लेक्स में आता है, मींस एडिटिव आइडेंटिटी आपकी जीरो होती है और एडिटिव आइडेंटिटी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर भी आती है। अब अगर आप एडिटिव इनवर्स की बात करोगे, अब आप एडिटिव इनवर्स की बात करो, तो इसमें क्या बोला जाता है कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए Z1 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सच दैट, वो नंबर किस तरह का हो, यहां देखो, यहां सभी एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट चाहिए, या हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट चाहिए होता है, ठीक है जी। हर एक एलिमेंट के लिए उसके कोरस्पोंडिंग बदलता रहेगा वो, यहाँ ये आइडेंटिटी बदलेगा नहीं, आइडेंटिटी यूनिक होती है, यहाँ भी इनवर्स भी यूनिक होता है, लेकिन ये नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये नंबर को नहीं देखेगा, ये सभी नंबर के लिए एक ही है। तो किस तरह का होना चाहिए कि जब आप Z और Z1 को जोड़ो तो एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हो तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो यहां से एक्चुअल में Z1 क्या आ जाएगा, माइनस जेड। तो ध्यान रखना एडिटिव इनवर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या हो जाता है, जस्ट आप माइनस लगा दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं 3 प्लस 4 अयोटा का आप एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना, इसके आगे माइनस लगा देना है, तो -3 -4 अयोटा, जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो ये जेड इनवर्स है, बट कौन सा, एडिटिव वाला, इसको ध्यान से समझना, ठीक है जी। फिर बात आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है, ये हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक, ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वही देयर एग्जिस्ट Z1 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए आंसर में कोई चेंज ना आए, तो ये सारा फॉर ऑल के लिए हो रहा है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये ध्यान रखना, यहां से जेड कैंसिल हो जाएगा, कि नॉन जीरो बात करो चाहे कोई भी मर्जी बात करो, जेड नॉन जीरो है, फिर तो आप यहां से लिखोगे जेड इज इक्वल टू 1, अगर जेड जीरो भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ तो वही रहा, यहां से जेड इज इक्वल टू 1 आ गया, ये नॉन जीरो के लिए आ गया, जेड से जेड डिवाइड हो गया, क्योंकि
जेड को जेड से डिवाइड करोगे तो नॉन जीरो होना चाहिए, तब ये 1 आएगा। अगर जेड जीरो हो जाए तो जीरो इंटू जेड वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब अभी भी जीरो के लिए भी सेटिस्फाई हो गया, नॉन जीरो के लिए भी सेटिस्फाई हो गया, तो दोनों के लिए हमें एक नंबर मिल गया जेड वन इज इक्वल टू वन, जो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। ठीक है जी। अब यहां से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात आती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वही सेम काम जैसे यहां बोला था कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा ऐसे लिखो कि फॉर एनी, फॉर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट, कि आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया जेड उसके कोरस्पोंडिंग आ रहा है, तो यहां बोलोगे जेड का इनवर्स जेड वन है। ठीक है, वैसे यहां जेड आपने कॉम्प्लेक्स में से उठाया, जेड आर्बिट्ररी है, देयर एग्जिस्ट जेड वन बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किस तरह का होना चाहिए? इनवर्स में। यहां क्या बोला था? एडिटिव की बात कर रहा था, जोड़ रहे थे, या मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई कर दो। आना क्या चाहिए? इधर एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए थी, इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस वन आना चाहिए। तो यहां से जो जेड वन आएगा वो वन बाय जेड आएगा। वन बाय जेड आपको पता है तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो ये कंसेप्ट है। तो इनवर्स भी आप यहां से निकाल सकते हो, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, डिविजन जो इनवर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा इनवर्स है तो वो जस्ट मल्टीप्लिकेटिव ही पूछ रहा होगा। ठीक है जी। तो यहां से अब इनवर्स की बात कर सकते हो कि अगर आपको जेड कोई नॉन जीरो दिया हुआ है तो उसका इनवर्स कैसे निकालोगे? वन बाय जेड। अब जेड क्या होता है? एक्स प्लस अयोटा बाई, अब ये नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इसको रियलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अयोटा और एक्स माइनस अयोटा, तो आपका ये ऊपर तो बन गया एक्स माइनस अयोटा वाई और ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये वन बाई जेड होता है। इसको आप जेड इनवर्स भी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब आपको पता है अगर जेड नॉन जीरो है तो पक्की बात है या तो एक्स नॉन जीरो होगा या वाई नॉन जीरो होगा। अगर एक्स में से और वाई में से कोई एक नॉन जीरो है तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा? नॉन जीरो रहने वाला है, और ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? डिफाइन हो जाएगा, जेड इनवर्स आपका मिल जाया करेगा। अब जेड इनवर्स आपका कॉम्प्लेक्स में ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि वन बाय जेड जो जेड इनवर्स है वो भी किसी फॉर्म का है, अलग अलग कर लो, एक्स के नीचे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस अयोटा, या प्लस लिख लो, अयोटा के साथ क्या लिख दो? माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। मीन्स अब ये जो इनवर्स होने के बाद जो नया नंबर मिला है वो भी एक ये रियल नंबर है, क्योंकि एक्स वाई सारी रियल नंबर थे तो एक रियल नंबर है, प्लस अयोटा के साथ भी एक रियल नंबर है, मतलब कि जेड इनवर्स भी आपका कॉम्प्लेक्स में ही एग्जिस्ट कर गया। ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट था एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अलजेब्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ तक अलजेब्रा का हो गया कि दो नंबर को जोड़ना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या आपका एडिटिव इनवर्स है, ये चीजें फाइंड आउट करनी। ठीक है जी। अब हमारा जो कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट आ रहा है, वो होता है कॉन्जुगेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है कॉन्जुगेट, वो क्या होता है? तो कॉन्जुगेट में हम कहते हैं कि यहां पे अगर आपको जेड एक्स प्लस अयोटा वाई है, इस तरह से आपको दे दिया जाए, तो कॉन्जुगेट निकालना हो तो उसकी नोटेशन रहेगी जेड बार से, अयोटा के आगे का साइन चेंज कर देते हो उसको बोला जाता है जेड बार। ये तो होगी सिंपल, बिल्कुल ही इजी सी डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं है, जस्ट तरीका हो गया कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसका आप कॉन्जुगेट है निकालने का मतलब क्या है? जस्ट आप जो अयोटा के आगे का साइन है उसको चेंज कर दो, वो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जेड दिया जाए 2+3 अयोटा, तो यहां से जेड बार क्या आ जाएगा? 2 - 3 अयोटा। अगर आपको जेड दिया जाए 3 - 2 अयोटा, तो जेड बार क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3+2 अयोटा।
ये तो जस्ट क्या है, एक तरीका हो गया बताने का, डेफिनेशन नहीं है। तो इस डेफिनेशन को करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के थ्रू पढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है या कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको आप गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या किया गया कि जो जेड था ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में दिख रहा था ना, इसको पेयर में दिखाया गया ए और बी, इस तरह से कि जो ए प्लस आयोटा बी है ए बी पेयर में दिखाया गया। अब अगर इस तरह के पेयर हमने पढ़े होते हैं, R2 की बात करें, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो ए बी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ लिंक किया गया कि ये जो ए प्लस आयोटा बी है इसको आप पेयर में लिख लो, तो ये आपका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते थे वहां, एब्सिसा, और इसको क्या बोला जाता था, ऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरह से ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे बैठा होता था, ये वाई कोऑर्डिनेट अब वाई की एक्सिस पे बैठा होता था। तो यहां से ये एक तरीका निकल गया कि हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ए प्लस आयोटा बी एक है तो उसका पेयर बनाया, तो यहाँ पे ए बी आपका दिखने वाला क्या है, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से ये बी है, और ये जो डिस्टेंस है इधर वाला ये ए है, और ये कुछ यहां से ए बी की कोई डायरेक्शन है थीटा पे, ये हमने वहां देखा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो यहां से कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये जो प्लेन है इसको एज ए कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ा गया, लेकिन ये R2 प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इस कॉम्प्लेक्स प्लेन की है, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये आपकी अलग अलग है। वो अगर हम R2 प्लेन के अंदर बात करें तो दो का जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन अलग रह सकती है, डिवीजन वहां पे हमने पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ हमने डिवाइड करना सीख लिया। तो आप समझ रहे हो R2 प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंट है, जस्ट ये क्या है, एक तरीका अपनाया गया। R2 प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं जो हमने डिफाइन किए अलग से। R2 प्लेन के कंसेप्ट अलग है, ठीक है जी। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रिलेट भी हैं, जैसे एडिशन करना, स्केलर मल्टीप्लाई करना, इस तरह से, लेकिन कुछ अलग है कुछ सेम है, वो अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को आप ऐसे दिखा सकते हो, यानी कि अगर आपको ए प्लस आयोटा बी देगा तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में आ ही जाया करेगा। इस पेयर को हम जानते हैं अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है जी। तो अब बात करें कॉन्जुगेट की, तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन बन जाती है कि अगर आपका पॉइंट यहाँ है तो आप उस पॉइंट की मिरर इमेज लो, आप उस पॉइंट की मिरर इमेज लो, किसके थ्रू, रियल एक्सिस के थ्रू। अब एक बात और नोट करना, यहां पे जो ए था वो आपका कहां है, एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर मैं पेयर से कंपेयरिंग करूं, बी जो है वो कहां है, वाई एक्सिस के साथ। तो यहां पे जो ए है जो रियल पार्ट था उसमें विदाउट आयोटा है, उसको यहां दिखाया गया, तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट पे आ रहा था इसलिए इसको एक्स एक्सिस को बोला जाता है रियल एक्सिस, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको बी पे दिखाया हुआ आयोटा के साथ, तो ये जो वाई वाली है जो सेकंड कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट आ गया कॉम्प्लेक्स प्लेन का कि जो एक्स एक्सिस है उसको रियल एक्सिस और जो वाई एक्सिस है उसको इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। तो ये रियल एक्सिस थी, तो रियल एक्सिस के अबाउट किसी भी पॉइंट की आप मिरर इमेज लेते हो तो डेफिनेशन क्या बन गई, मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा बी इज कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहां पे जस्ट हमने क्या किया था, कॉन्जुगेट निकालना सीख लिया, बट डेफिनेशन अलग है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है, यहां पे आप देखो अगर मैं इसको पेयर वाइज लूं तो ए बी है जो आपका ए प्लस आयोटा बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसकी मिरर इमेज लोगे तो जब नीचे आते हो ऐसे ये लेंथ कवर करोगे तो ये तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी, हमेशा ए ही रहेगा, लेकिन जो बी है जो जितना ऊपर था वो नीचे चल पड़े तो माइनस के साथ आ जाएगा। अगर कोई यहां है तो यहां आपको एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, माइनस ए बी टाइप के दिखते हैं, ये रहेगा तो आपका माइनस ए ही, नीचे आओगे तो माइनस बी हो जाएगा।
अगर यहाँ है तो ऊपर उसका नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस बी प्लस बी बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपका कॉन्जुगेट होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो डिफाइन करोगे मिरर इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग या विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। अगर हम किसी भी नंबर की रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है जी, ये आपकी डेफिनेशन, एग्जांपल और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो। तो अब अगर आप वहां ध्यान से देखोगे, जब मैंने रियलाइजेशन किया था कि Z1 बाय Z2 है, वहां आप बोल सकते थे हमें कुछ नहीं करना, जो नीचे वाला नंबर है उसका कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ऐसा याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, तो ये बन जाएगा Z1 Z2 बार डिवाइड बाय Z2 Z बार Z2 बार। ठीक है, ये कंसेप्ट आ जाता है। इसको और भी क्लियर करेंगे आगे, Z2 Z2 बार ये क्या होगा वो भी देखेंगे। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट था आपका कॉन्जुगेट का, कि कॉन्जुगेट होता क्या है और निकाला कैसे जाता है। अब यहां से राइज होता है कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कि कॉन्जुगेट एक का निकालना तो आ गया, अगर दो नंबर एडिशन में हो जाएं, सब्ट्रैक्शन में हो जाएं, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएं, तो कॉन्जुगेट जो है वो किस तरह से बिहेव करने वाला है यहाँ पे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो पहली सबसे बेस्ट सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो रहेगी Z1 अगर आपको प्लस या माइनस के साथ आ जाए और उसका कॉन्जुगेट करना हो तो ये अलग अलग ओपन हो जाता है। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। इसको आप इजीली प्रूफ भी देख सकते हो, सिंपल सा है। Z1 का मतलब x प्लस अयोटा, Z प्लस के लिए करवा देता हूं मैं, Y1 प्लस अयोटा x2 प्लस अयोटा Y2। ठीक है जी, ये आ गया, दो नंबर से ऐसे जुड़ेंगे। अब इस टोटल पूरे का कॉन्जुगेट करना है तो इसका मतलब पहले ये अंदर वाला नंबर है इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि दो नंबर्स को हमें ऐड करना आता है। तो ये अंदर दिखेगा आपको x1 प्लस x2 और प्लस अयोटा के साथ आ जाएगा Y1 प्लस Y2। अब यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट, अब ये नंबर जो है वो आपको a प्लस अयोटा बी फॉर्म में दिख गया, ये तो नहीं दिख रहा था, ये दिख गया। ये दिख गया तो जो कॉन्जुगेट निकालना होता है वो क्या होता है, अयोटा के आगे का साइन चेंज करना है, यानी कि x1 प्लस x2 तो सेम रहेगा, अयोटा के आगे का साइन y1 प्लस y2 चेंज हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं x1 ये माइनस अयोटा y1 यहाँ ले आओ, प्लस x2 ये माइनस अयोटा y2 इसके साथ एडजस्ट कर दो, तो एक्चुअल में देखोगे ये Z1 का कॉन्जुगेट ही है। क्यों, Z1 क्या था x1 प्लस अयोटा y1, तो यहाँ पे माइनस आ गया तो ये एक्चुअल में Z1 का कॉन्जुगेट है। प्लस में ये Z2 क्या था x2 प्लस अयोटा y2, साइन चेंज हो गया तो ये Z2 कॉन्जुगेट है। तो हम स्टार्ट कहां से किए थे, Z1 प्लस Z2 का ओवरऑल कॉन्जुगेट लोगे तो वो सेपरेट हो जाता है, अलग अलग Z1 प्लस Z2 के ऊपर अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रूफ था, माइनस में भी आप इजीली कर सकते हो। सिमिलरली आप सेकंड जो है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट कर सकते हो, तो ये भी सेपरेट हो जाता है Z1 Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी चाहे कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, सभी के लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है, थर्ड आपका Z1 बाय Z2 का ओवरऑल कॉन्जुगेट हो तो ये तो यहीं से हो जाता है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। अगर आप इसको कर लोगे, इजी सा प्रूफ है इसका भी, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसको आप Z1 इंटू और यहाँ पे Z2 आपका क्या होना चाहिए, शुड बी नॉन जीरो। ठीक है जी, ये आपकी प्रॉपर्टीज है। फिर यहां से फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे Z आपको x प्लस अयोटा वाई दिया जाए और आपने Z कॉन्जुगेट निकालना सीख लिया कि x माइनस अयोटा वाई है, तो यहां से दो प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं कि अगर मैं Z और Z बार को ऐड कर दूं, देखो दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये 2x हो जाएगा,
और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो x है, x क्या था, रियल पार्ट था z का, वो क्या होता है, उसी नंबर के अंदर उसका कॉन्जुगेट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको रियल पार्ट मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ। फिर अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फिर यहाँ तो मैंने ऐड किया था, अगर यहाँ हम z में से उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये x में से x कैंसिल हो जाएगा, एयोटा y है, ये माइनस करके यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 एयोटा y आ जाएगा। तो यहाँ से y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 एयोटा। ये बड़े दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखने काम आते हैं बहुत ज्यादा। कि रियल पार्ट निकालना हो z और z बार की हेल्प से, मींस कॉन्जुगेट की हेल्प से, तो ऐसे निकलता है। अगर इमेजिनरी पार्ट निकालना हो तो z माइनस z कॉन्जुगेट करोगे, नीचे 2 एयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जस्ट 2 है, यहाँ 2 एयोटा है। ये निकलता कैसे वो भी हमने देख लिया। ठीक है जी। फिफ्थ में प्रॉपर्टी ले सकते हो कि अगर आपको कॉन्जुगेट करना हो तो वो z के बराबर ही होता है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें सोचने की बात नहीं है, क्योंकि z कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, x माइनस अयोटा y कर देना, फिर उसका दोबारा करोगे तो x प्लस अयोटा y बन जाएगा, दोबारा z आ जाएगा। ठीक है। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाले की एक्सटेंशन, कि अगर मैं आपको z पावर n दे दूं और उसका कॉन्जुगेट करूं तो ये कैसे दिखेगा। अब z की पावर n को क्या लिख सकते हो, z इंटू n टाइम z, फिर उसका कॉन्जुगेट है, फिर कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेपरेट हो जाता है, तो z कॉन्जुगेट कितनी टाइम, n टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा, अंदर चला गया कॉन्जुगेट। ठीक है। तो z की पावर n का कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके उसकी पावर n कर दो, और यहाँ पे n में बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर की। ठीक है दी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता हमें यहाँ होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपका कंसेप्ट था कॉन्जुगेट का। तो ये जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेट होने वाला काम आपको याद रखना है। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहीं से, कि हम यहां से जो z प्लस z बार है उसको 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z भी लिखते हैं, z माइनस z बार है उसको 2 अयोटा इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखते हैं, ऐसे ये ध्यान रखना। ठीक है जी। तो ये यूज होती हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा। इन प्रॉपर्टीज का इजी से प्रूफ कर सकते हो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, जस्ट आप z1 और z2 को a प्लस अयोटा b फॉर्म में लेके वहां से आप इनको प्रूफ इजीली कर सकते हो। इसके बाद आपका कंसेप्ट आता है मॉडुलस का। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का क्या मीनिंग है। तो अभी हमने देखा था कि अगर मैं z आपको a प्लस अयोटा b, और a और b कहाँ से आएंगे, रियल में आएंगे, इसको हमने इंटरलिंक किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू a और b पेयर से। तो जब a b यहाँ आया तो यहाँ फिर ओरिजिन होता है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, a प्लस अयोटा b इसी के कोरस्पोंडिंग आता ही। तो यहां से ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट दिख रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। अगर मैं z कोई पॉइंट दे दूं तो उसकी नोटेशन रहेगी z मॉडुलस। ये z मॉडुलस होगा क्या, ये और कुछ नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन 0 0, अब 0 0 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी, एंड a प्लस अयोटा b। a प्लस अयोटा b को कैसे लिखा, इसी को इक्विवेलेंट करके ए बी पेयर में लिख दिया मैंने। ठीक है। और ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना सीखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कि अगर आपको दो पॉइंट दिए जाएं x1 y1 एंड x2 y2, तो वहां से इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मैं a नाम दे देता हूं, इसको मैं b नाम दे देता हूं।
तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो है वो आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 माइनस x1 ले लो चाहे y2 माइनस y ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ से आपका जो मोड z है वो क्या आएगा, ए बी और 0 इसके बीच में आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो अंडर रूट करोगे a माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, b माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। मीन्स अगर आपका z जो है वो a प्लस अयोटा बी फॉर्म में लिखा हुआ है तो जो मॉडुलस z है नोटेशन ये रहेगी, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में ये आपका रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जो पार्ट है इसका उसका होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लेते हो। तो यहाँ से भी आप मॉडुलस को आसानी से देख सकते हो। एक्चुअल में जो ग्राफिकल मीनिंग है वो आपका क्या रहता है, ओरिजिन से उस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके कोरस्पोंडिंग जो पेयर बन रहा था उस ऑर्डर पेयर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, वैसे सेम आपका रियल लाइन में भी था, यहाँ पे भी हमने मॉडुलस डिफाइन कर लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन है कि हम मोड जेड को कॉन्जुगेट के साथ, जैसे अभी मैंने लिखा था उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये प्रॉपर्टी ले सकते हो आप, P जो भी नाम दे सकते हो, P1, अगर मैं कोई नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मोड जेड का स्क्वायर आ जाता है। ये आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आप यहां से भी देख सकते हो जेड बार, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, x प्लस अयोटा वाई और इसको x माइनस अयोटा वाई। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, प्लस हो जाएगा। और ये एक्चुअल में और कुछ नहीं, जो मोड जेड था उसका स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कॉन्जुगेट और मॉडुलस को आप रिलेट कर सकते हो। जितनी भी प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखनी है, कैसे थोड़ा बहुत आपको प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए कि कहाँ से ये प्रॉपर्टीज आ रही है, क्या उनका ग्राफिकल मीनिंग है। ठीक है जी। इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, नहीं सॉरी, अभी हमारे पास मॉडुलस हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज भी है। जिस तरह से कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी थी उसी तरह से हमारा मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज है वो भी रहेंगी यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इनक्वालिटीज है, इक्वेलिटीज है, कुछ पैराग्राम लॉ भी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है। तो सबसे पहले दो प्रॉपर्टी तो इजी है कि अगर आपको दो नंबर्स जो हैं उनकी मल्टीप्लाई दी हो और उनका मॉडुलस लेना हो तो वो अलग अलग मॉडुलस ओपन हो जाता है। इसको आप इजीली देख सकते हो। इसको कैसे देखोगे, अभी हमने रिलेशन किया था कि मॉडुलस है तो हमें पता है Z1 Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 Z2 नंबर और उसका कॉन्जुगेट। फिर ये कॉन्जुगेट है, इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वो अलग अलग सेपरेट हो जाता है, तो इसको मैं Z1 बार Z2 बार लिख सकता हूँ। अब मैं Z1 और Z1 बार को इकट्ठा कर दूंगा और साथ में Z2 बार को इकट्ठा कर दूंगा, तो यहाँ से ये Z1 बार का स्क्वायर बन जाए, सॉरी Z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर बन गया, ये Z2 मॉडुलस का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से जब ये स्क्वायर हटा दोगे तो ये प्रॉपर्टी इजीली सी हो जाएगी। फिर सेम यहाँ है कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है उसको डिवाइड में भी यूज कर सकते हो, ये क्या हो जाता है अलग अलग, लेकिन यहाँ Z2 है वो आपका नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद यहीं से एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे हमने इसको थोड़ा सा प्रूफ देख लिया इसको एक्सटेंड करना हो तो अंदर z की पावर n है उसका मॉडुलस लगाना हो तो इसका मतलब क्या है, z कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। ठीक है, अभी हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन में किया था कि दो मल्टीप्लाई में है तो इसको एक नंबर मान लो, इसको एक मान लो, तो ओपन करोगे तो z की पावर मोड ये भी मल्टीप्लाई कितनी बार हो जाएगा, n टाइम। तो मॉडुलस z को n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो मोड z की पावर n आ जाएगा। तो सिमिलरली z की पावर n का मॉडुलस लो या मॉडुलस लेके n कर दो, ये सेम रहता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए सारा काम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं हम। ठीक है जी।
फिर यहाँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, Z1 प्लस Z2 मोड का स्क्वायर करना हो तो वो आपका रहेगा Z1 मोड स्क्वायर Z2 मोड स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। ठीक है जी, ये आता है। इसको देख लेते हैं, सिंपल सा प्रूफ है। या माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ आप करो, मॉडुलस का स्क्वायर है तो मॉडुलस के स्क्वायर को आपने ध्यान में वही रखना है कि जेड किसी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। तो इसको मैं कैसे ओपन करूंगा, Z1 प्लस Z2 है उसका कॉन्जुगेट है तो ये आपका मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। तो इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ Z1 प्लस Z2 और कॉन्जुगेट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। यहां से आप इसको कर सकते हो इजीली प्रूफ। ये आएगा Z1 बार Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 के साथ Z2 बार। अब ये क्या बन जाएगा, Z1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा Z2 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्चुअल में इसको देखोगे, इसको मैं Z मान लूँ तो इसका कॉन्जुगेट यही आएगा। अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानूं तो इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो इसका Z1 का कॉन्जुगेट आएगा, Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करो वो Z2 ही आएगा। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ उसका आपने कॉन्जुगेट क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, 2 टाइम रियल पार्ट किसका, जो नंबर ले रहे हो, Z1 Z2 बार। तो यहां रखना Z1 Z2 बार, या चाहे आप इसका ले लो, मैंने यहाँ Z1 Z2 बार लिखा है, आप चाहे Z2 Z1 बार लिख लेना, एक ही बात है। तो यहाँ अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये हमने प्रूफ देखा यहाँ पे। इसके बाद पैरेललोग्राम आता है कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर को उसमें अगर Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर करते हो तो ये 2 टाइम आ जाता है किसका, Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। इसको याद रखा जाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का लॉ क्या कहता है कि अगर आपने दो पैरेललोग्राम की साइड्स ले रखी हैं जिसमें एक साइड की लेंथ Z1 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक की लेंथ है Z2, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये जो डायगोनल आएगा वो आपका Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट लेंथ का आएगा। ये डायग्राम क्योंकि एक्यूट एंगल के ऊपर काम है, ये आपका ज्योमेट्री में सिंपल से रिजल्ट होते हैं वहाँ पे पैरेललोग्राम में, तो वो मैं यहाँ प्रूफ नहीं कराऊंगा। तो अगर एक्यूट एंगल है तो Z1 प्लस Z2 ये रहेगा और Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, ये साइड्स होती हैं। तो पैरेललोग्राम में लाभ में क्या कहते हैं कि अगर तुम डायगोनल की लेंथ है उनका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हो तो वो जो ओवरऑल काम आता है वो जो पैरेललोग्राम है उसकी जो सारी की सारी साइड्स हैं उनके सम के बराबर आएगा। तो यहाँ क्या है, डायगोनल का सम, एक डायगोनल है Z1 प्लस Z2 उसका जो लेंथ है उसका स्क्वायर करो, दूसरा डायगोनल क्या है Z1 माइनस Z2 उसकी लेंथ का स्क्वायर करो। ये किसके बराबर होगा, इस पैरेललोग्राम की जितनी भी साइड्स है उनको। अब एक साइड क्या है Z1 का स्क्वायर, दूसरी साइड क्या है Z2 का स्क्वायर। ये साइड क्या आएगी, इसकी लेंथ सामने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती है, Z1 Z2 आएगा, ये Z1 आ जाएगा। तो तुम क्या करोगे Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर, तो एक्चुअल में 2 टाइम हो गया सारा, तो 2 टाइम Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। या फिर ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वहां से करोगे तो ये जो 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार का ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आप करके देखना, ये 2 टाइम आ जाएंगे और क्यों जुड़ेंगे तब इसके साथ प्लस आ रहा होगा, एक के साथ माइनस आ रहा होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन Z1 स्क्वायर में ऐड होगा, Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर Z2 मॉडुलस में वो यहाँ से आ जाएगा, तो वो भी प्रूफ कर सकते हो। यहाँ से आप बेसिक रिजल्ट से भी देख सकते हो कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, वहां से भी इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है
कि जो लेंथ ऑफ डायगोनल्स है उनका आप स्क्वायर करके सम करते हो तो वो किसके बराबर होता है, इस पैरेललोग्राम की साइड सभी साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो उसके बराबर होगा। तो वहां से मैंने ये प्रूफ कर दिया जी सर, ठीक है जी। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया पैरेललोग्राम, और दो प्रॉपर्टीज थी ऊपर वाली, एक ये प्लस माइनस में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एडिशन करके जस्ट Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2, इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर इनक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनक्वालिटी नाम से जाना जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर ये Z1 और Z2 है, ये अलग अलग सेपरेट होके निकल रहे हैं, मींस अब ये ऐसा भी हो सकता है कि Z1 मान लो ओरिजिन से चला Z1, ये यहां तक Z1 आ गया, यानी कि ये जो लेंथ है वो आपकी क्या है, Z1 मैग्नीट्यूड है। इसी के हेड के ऊपर हमने स्टार्ट कर दिया दूसरा वेक्टर, यानी कि Z2 लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी लेंथ क्या कर दी हमने, Z2 मैग्नीट्यूड कर दी। तो अब अगर मैं Z1 प्लस Z2 ये मैग्नीट्यूड टोटल करूं तो वो आपका क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 के बराबर आ सकता है। अदरवाइज अगर Z1 और Z2 अगर इस तरह से निकले, यहां से Z1 यहां से Z2, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनक्वालिटी क्या कहती है कि अगर तीसरी साइड जो आएगी, अगर हम बात करें Z1 और Z2 मैग्नीट्यूड की, तो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी में क्या होता है कि अगर कोई तीसरी साइड जो कि एक साइड है उसका जो दूसरा सम है, दोनों को जोड़ो तो वो तीसरी साइड से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इक्वल टू मतलब ट्रायंगुलर इनक्वालिटी की ट्रायंगुलर वाली प्रॉपर्टी लगाओगे जिसमें तुम बोलते हो कि कोई भी दो साइड का जो सम आता है वो तीसरी साइड से जस्ट ग्रेटर स्ट्रिक्टली होना चाहिए। ये इक्वल टू मैं कहां से लेके आ रहा हूं, ये लेके आ रहा हूं कि जब Z1 और Z2 एक ही डायरेक्शन में हो गए ना, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, मतलब इसमें इक्वल भी हो सकता है और स्ट्रिक्टली लेस भी हो सकता है। स्ट्रिक्टली लेस कब होगा, जब आप वहां ट्रायंगुलर बने होंगे, यानी कि Z1 इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, Z2 इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, अलग अलग डायरेक्शन में, तो उस केस में यहाँ लेस वाला काम हो गया, यानी कि वहां पे हम बोल सकते हैं कि दो साइड्स की जो लेंथ है उनका सम करोगे तो वो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा हमेशा, ये ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इक्वल टू वाला कब है, जब Z1 और Z2 एक ही डायरेक्शन में हो जाएं, तो उस केस में जो Z1 प्लस Z2 यहां से देखोगे तो वो क्या आएगा, जस्ट अलग अलग कर दो, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो एक ही बात है, तो ये लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनक्वालिटी। तो हम दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो इसमें बच गया होगा मॉडुलस के अंदर या कॉन्जुगेट के अंदर, तो बचा हुआ भी हम देखेंगे। तो एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि हम इनका यूज कहाँ कर रहे हैं, कैसे यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि अगर आपको समेशन दे रखा हो एयोटा की पावर n फैक्टोरियल और n आपका 0 से इन्फिनिटी सॉरी 100 तक जा रहा है, 0 से 100 तक जा रहा है, ये सम पूछा है। तो यहाँ पे इस सम को अगर आप अलग अलग टर्म वाइज लिखो तो एयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल प्लस एयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, अयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, अयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस अयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, अयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, अयोटा की पावर 100 तक आपने जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अयोटा की पावर्स आए तो आपने किसी भी पावर को सोल्व करने के लिए उसको 4 से डिवाइड करके देखना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी पावर को उतना ही हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ अयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो अयोटा ही आया, यहाँ अयोटा ही आया 1 फैक्टोरियल। अयोटा का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, -1 होता है। अब देखो अयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल है, अयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल का मतलब अयोटा की पावर 6 है। अब यहां में आगे इसको ध्यान से देखोगे तो अयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल है, तो मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, प्लस अयोटा की पावर 5 है
इसको मैं 4 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ कि 4 को कॉमन निकाल सकते हो कि आगे 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 अप टू 100 फैक्टोरियल तक जाओगे, सब में 4 प्रेजेंट है, मींस 4 का मल्टीपल है जितने भी नंबर्स हैं। तो ऐसे करके मैं 100 तक क्या लिख सकता हूँ, 4 के मल्टीपल ही लिख सकता हूँ ऊपर वाले टर्म्स को। ठीक है जी। तो ये आपके अयोटा प्लस अयोटा कितना हो गया, 2 अयोटा, ये -1। अब अयोटा की पावर 6 है, अयोटा की पावर 6 मतलब 6 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, और अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 प्लस। अब आगे चाहे आप ये नंबर देखो चाहे यहाँ या 100 तक जाओगे तो इन सब का सम कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1। अब आपने ये गिनने की कितने 1 है, तो स्टार्ट पावर कहां से हुई थी 4 से, और जा कहां तक रही है 100 तक। तो ये नंबर के टोटल कितने होंगे, रेगुलर नंबर आएंगे सारे के सारे, कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं। तो 4 से फैक्टोरियल तक 100 फैक्टोरियल तक जाओगे तो 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 96 प्लस 1। रूल यही होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके उसमें एक ऐड कर देते हो, लेकिन ध्यान रखना है ये जो नंबर है ये आपके क्या होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, बीच में से कुछ छूट ना रहा हो। यहाँ से नंबर कितने आएंगे 97, तो ये कितना है 97, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 2 अयोटा प्लस 95। इस तरह से हमें काम करना होता है कि जो पावर ऑफ अयोटा मैंने करवाया था वो उसका यूज यहाँ पे हो रहा होता है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद एक रिजल्ट था कि चाहे आप जेड का कॉन्जुगेट ले लो, चाहे आप जेड बार का कॉन्जुगेट ले लो, चाहे आप माइनस जेड का, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं मॉडुलस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि मॉडुलस जब लगाते हो तो उसमें आप रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हो और उसका अंडर रूट लगाते हो। अब जेड कॉन्जुगेट लगाओगे तो उसमें आपका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो माइनस के साथ आपका चेंज आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो आंसर तो उसका सेम ही आने वाला। सेम माइनस लगने के बाद दोनों के दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर स्क्वायर करते हो तो वहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका जेड एक्स प्लस अयोटा वाई में है तो इसके ऊपर आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्या आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज है मिक्सअप होके आएंगी कि अगर आपको Z1 Z2 और Z3 का मॉडुलस जो है और साथ में 1/Z1 1/Z2 1/Z3 इन सब का मॉडुलस का सम क्या दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है, और क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है देन कहता इफ Z1 Z2 Z3 आर 3 नंबर सच दैट, ये दिया हुआ है, देन पूछा जा रहा है कि Z1 Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस लूं तो वो क्या आएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। यहां हमने पीछे लिखा था कि Z को अगर Z बार के साथ लिखा जाए तो मोड Z स्क्वायर होता है। ठीक है जी। अगर मैं Z1 के साथ करूं तो मेरे को Z1 का मॉडुलस कितना दिया हुआ 1, Z2 का भी क्या दिया हुआ 1। तो यहां से अगर मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूं दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z बार इज इक्वल टू 1। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इधर से Z1 लिखोगे क्योंकि मेरे को ये दिया हुआ ना Z1, तो मैं Z1 बार को क्या लिख सकता हूं 1/Z1। सिमिलरली यहाँ पे आपको Z2 का मोड है वो भी 1 दिया हुआ है, तो यहां से Z2 मोड स्क्वायर भी क्या रहेगा 1 ही रहने वाला है, यानी कि Z2 का बार, यहां से फिर से आप Z2 बार है उसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हो Z2। Z3 भी सेम है, तो यहां से भी मैं क्या लिख सकता हूँ Z3 बार है वो 1/Z3 आएगा। चलिए जी अब यूज करते हैं। तो ये जो दे रखा था 1 के बराबर, यहां से तो मैंने ये निकाला। अब इन चीजों को यूज कहां करोगे इसके अंदर, क्योंकि आपको 1/Z1 1/Z2 1/Z3 का जो कॉन्जुगेट सॉरी मॉडुलस है वो किसके बराबर दिया हुआ है 1 के। अब 1/Z1 है वो तुम यहां से हेल्प लेके हमने निकाला था कि ये और कुछ नहीं Z1 का बार है, अब ये Z2 बार है और ये Z3 बार है इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने ये आपका
गिवन जो कंडीशंस दे रखी है वहीं से फाइंड आउट किया है। अब इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, Z1 Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी कि जो कॉन्जुगेट होता है वो सेपरेट हो जाता है डिस्टेंस से। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। फिर अभी मैंने ऊपर लिखा था कि चाहे आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसका कॉन्जुगेट ले लो, उसका माइनस लगा लो, मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे, ये जो है कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया हुआ है, उसके अंदर अगर मैं Z1 Z2 प्लस Z3 ले लूंगा तो उसका और मॉडुलस लेने के बाद क्या कोई चेंज आएगा? इसको प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे तो यहां से देख लो सेम ही होंगे। ये चाहिए, ये हमने निकाला, ये कितना था 1 था, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह से ये हम क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम एज यूजुअल सारी प्रॉपर्टीज है वो ऐड होती हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस के अंदर कहाँ कैसे काम करना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। ठीक है जी, तो इसके बाद इसी तरह का ये क्वेश्चन और कर सकते हो। तो यहाँ पे सिमिलरली वही क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर मान लो अब की बार Z1 का मोड है वो 1 के बराबर है, Z2 का जो मोड है वो आपका 2 के बराबर है, Z3 मोड जो दिया हुआ है वो आपको 3 के बराबर दिया हुआ है, साथ में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है वो आपको 1 के बराबर दिया हुआ है। देन आपसे पूछ क्या रहा है कि 9 Z1 Z3 Z2 4 के साथ Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 इसका मॉडुलस पूछा हुआ है। ठीक है जी, तो जो गिवन कंडीशन है वहां से देखते हैं क्या बन पाता है, इसका यूज कहां करेंगे वो भी देखेंगे, बीच में कहां आएगा। तो अब देखो Z1 आपका 1 के बराबर दिया हुआ है, अगर मैं यहां से दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूंगा तो Z1 Z बार आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है जी, ये आएगा, तो यहां से मैं Z1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगा 1/Z1 बार। अगर मैं Z2 के मॉडुलस की बात करूं तो कितना दिया हुआ है 2, तो यहां से दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूंगा तो Z2 बार कितना आ जाएगा 4। यहां से आप अगर Z2 की बात करो तो 1/Z2 बार आएगा और साथ में 4 रहेगा ऊपर। ठीक है जी, अगर मैं Z3 की बात करूं तो वो आपको 3 दिया हुआ है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो उसको मैं Z3 Z बार लिख रहा हूं, और ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है बार बार मैं Z बार को मॉडुलस Z इससे रिप्लेस कर रहा हूं यहां से, तो ये 9 आएगा, और यहां से आपका जो Z3 है वो क्या आ जाएगा 9/Z3 बार। ठीक है, तो ये जो दिया था वहां से मैंने Z1 Z2 की वैल्यू निकाल ली। अब ये Z1 Z2 का मॉडुलस लिया हुआ 1 के बराबर, इसमें हम पुट करेंगे। तो पुट करोगे तो आपका जो लास्ट जो दिया हुआ है उसमें क्या करोगे, Z1 को 1/Z1 बार पुट कर दोगे, Z2 को 4/Z2 बार पुट कर दोगे, और Z3 को 9/Z3 बार, इसका मॉडुलस 1 है। यहां से देखते हैं, तो अब मैं इन सबको एलसीएम लूं, Z1 बार Z2 बार Z3 बार। ठीक है, तो यहां से ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे Z1 है तो Z2 Z3 दोनों चले जाएंगे, Z2 बार Z3 बार। जब मैं बात करूंगा Z2 वाले की तो ये Z2 रिमूव होगा तो 4 के साथ क्या आ जाएगा Z1 बार Z3 बार, Z1 बार Z3 बार। ठीक है जी, 9 के साथ नीचे Z3 है तो ये Z1 Z2 जाएंगे, तो ये आएगा 9 के साथ Z1 बार Z2 बार, इसका मॉडुलस क्या दिया हुआ है 1 के बराबर। तो यहां से इसको सोल्व करोगे, अब देखो
ऊपर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दिया हुआ, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी थी, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। तो मैंने Z1 बार Z2 बार Z3 बार प्लस 4 Z1 बार Z3 बार प्लस 9 Z1 बार Z2 बार, इसका मॉडुलस अलग कर दिया, और नीचे जो आएगा उसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो वो आपका Z1 बार Z2 बार Z3 बार। अब ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी फिर यूज हो रही है, कैसे? ये अलग अलग हुआ है तो इसको इकट्ठा कर दो, Z2 Z3 4 Z1 Z3 9 Z1 Z2, और इस सारे का कॉन्जुगेट, और इधर भी सारे का कॉन्जुगेट कर दो, Z1 Z2 Z3 का कॉन्जुगेट। अब हमें पता है कि जो आपका मॉडुलस जो था वो कॉन्जुगेट का ले लो चाहे उस नंबर का ले लो, बात एक ही है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि उधर से इसकी जगह आप Z2 Z3 4 Z1 Z3 प्लस 9 Z1 9 Z2 लिख दो, और इधर भी चाहे आप Z1 Z2 Z3 लिख दो इस प्रॉपर्टी से, चाहे Z का मॉडुलस लो चाहे Z कॉन्जुगेट का। ठीक है, अब मेरे को तो ये चाहिए, ये आपका इसके बराबर है। फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली, ये अलग अलग हो जाता है, Z1 का मोड Z2 का मोड Z3 का मोड। Z1 का मोड 1 दिया हुआ है, Z2 का मोड 2 दिया हुआ है, Z3 का मोड 3 दिया हुआ है, यानी कि 6, यानी कि जो हमें रिक्वायरमेंट थी ये क्या आ गया 6। इस तरह से इन प्रॉपर्टीज की काफी इंपॉर्टेंस है, तो इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है के साथ साथ अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कोई बीच में कोई टॉपिक बच गया हो वो भी मैं देख लूंगा, एक आधी प्रॉपर्टीज, बाकी हम क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में काम करेंगे। जितने भी हमारा जो आज की थ्योरेटिकल पार्ट था इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज का ये बेसिक लेक्चर था, तो ये आपको सारा अच्छे से कवर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।